Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Today we will study Sociology chapter number 4. Introducing Western Sociologist. इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने कार्ल मार्क्स के व्यूज़ जो थे उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट का क्या इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर पड़ा उसके बारे में देखा. टुडे we will study second part of this chapter और that is class struggle. यानी क्लास स्ट्रगल किस बेस के ऊपर हुआ, मार्क्स का उसके अंदर क्या व्यूज था. तो यहां पर ही कह रहा है कि फॉर द मार्क्स द मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ क्लासिफाइंग पीपल इनटू सोशल ग्रुप्स वाज विद रेफरेंस टू द प्रोडक्शन प्रोसेस. जो मार्क्स के लिए व्यक्तियों को सामाजिक समूहों में बांधने का या विभाजित करने का जो तरीका था वो प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर था. यानी आप क्या क्या चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उस बेसिस के ऊपर कौन सा पर्सन हाई क्लास के अंदर है, कौन सा पर्सन लोअर क्लास के अंदर है, दैट इज क्लास. उस बेस के ऊपर उसने लोगों को डिवाइड किया था, ना कि किसी धर्म के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर या नेशनलिटी या सिमिलर आइडेंटिटीज के ऊपर उसने लोगों को डिवाइड नहीं किया था. उसने प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर लोगों को डिवाइड किया था और इस प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर जो उसने लोगों को डिवाइड किया था उसी चीज को क्या बोला गया है, क्लास का नाम दिया गया है. अब ही आर्ग्यू दैट पीपल हु ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन द सोशल प्रोडक्शन प्रोसेस will eventually form a class. यानी जो लोग सोसाइटी के अंदर जो लोग एक जैसे पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं, सब आपस में एक जैसी पोजीशन के ऊपर रह करके काम करने लगते हैं, तो वो एक जैसे लोग आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, एक अपना वर्ग बना लेते हैं. तो बाई वर्च्यू ऑफ देयर लोकेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इन प्रॉपर्टी रिलेशन, तो अपनी पोजीशन के हिसाब से, अपने प्रॉपर्टी रिलेशन के हिसाब से, जो उनकी आजीविका के साधन हैं, जिस बेस के ऊपर वो पैसा कमा रहे हैं, उस बेसिस के ऊपर दे शेयर द सेम इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव. तो ये आपस में एक दूसरे से अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने इंटरेस्ट को शेयर करते हैं और शेयर करते हुए अपना एक ग्रुप बना देते हैं. तो यहाँ पर वो कहता है कि इवन दो दे मे नॉट रिकॉग्नाइज दिस इमीडिएटली, यानी चाहे वो उसको तुरंत नहीं पहचान पाए, लेकिन धीरे धीरे आगे जाकर के उनका वो एक अपना ग्रुप बन जाता है, उनका एक अपना वर्ग बन जाता है. तो एज द मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के साधन, इससे पहले वाले चैप्टर के पार्ट के अंदर मैंने बताया था, आपके लेबर है, आपका लैंड है, आपके जो टेक्नोलॉजी है, इन जो चीज़ों को हम काम में लेते हैं, दैट इज मोड ऑफ प्रोडक्शन. दैट इज द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड द सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन. यानी जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है उस बेसिस के ऊपर जो सोशल रिलेशन है, जिस प्रकार से प्रोडक्शन प्रोसेस चला हुआ आ रहा था, वो क्या होता है, टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर चेंज हो जाता है. यानी पहले आदमी अलग तरीके से चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है, टेक्नोलॉजी आने के बाद में अब उसका प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज हो गया. तो कॉन्फ्लिक्ट डेवलप बिटवीन डिफरेंट क्लासेस विच रिजल्ट्स इन स्ट्रगल. तो उसके बेस के ऊपर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होने लग जाता है और उसका वही परिणाम क्या होता है, क्लास स्ट्रगल, यानी वर्ग संघर्ष बन जाता है, स्ट्रगल क्रिएट हो जाता है उस बेसिस के ऊपर. अब कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट्स द वर्किंग क्लास. अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके अंदर जो कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी लोग, उसी के बेसिस के ऊपर क्या क्रिएट हुआ है, वर्किंग क्लास. यानी वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो किस बेसिस के ऊपर आए हैं, कैपिटलिस्ट के बेस के ऊपर आए हैं. क्यों, कैपिटलिस्ट पर्सन है वो खुद तो वर्क करेगा नहीं, वो अपने यहाँ पर अपनी काम पूरा करवाने के लिए वर्कर्स को रखेगा. तो वर्किंग क्लास उस बेस के ऊपर इमर्ज हुआ, यानी जहाँ पर सारे वर्कर, चाहे वो पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन में काम करें या अलग इंस्टीट्यूशन में काम करें, लेकिन वो वर्कर्स है, तो वो उनका सबका मिला के क्या बना, वर्किंग क्लास. तो विच इज ए न्यू अर्बन प्रॉपर्टी लेस ग्रुप्स
क्रिएटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ फेडरल एग्रीकल्चर सिस्टम। अब ये वर्किंग क्लास क्यों बना, कैसे बना? एक ये वर्किंग क्लास एक नया अर्बन यानी शहरों के अंदर आया हुआ एक नए लोग हैं जो कि प्रॉपर्टी लेस ग्रुप है, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं है। और ये क्यों आए? क्योंकि गांवों के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर जो उनके एग्रीकल्चर फेडरल सिस्टम था वो बिल्कुल क्या हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया। तो उसकी वजह से ये लोग किधर मूव करें? शहरों के अंदर मूव करें, सिटीज के अंदर मूव करें। अब ये जो सर्फ्स है या स्मॉल पीसेंट्स हैं वर थ्रोन ऑफ देयर लैंड्स एंड डिप्राइव्ड ऑफ देयर अर्लियर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। अब जो गुलाम थे या फिर छोटे मोटे किसान थे उनको उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। तो वो ज़मीन ही उनकी है जो क्या बोलते हैं आजीविका का साधन थी, उससे उनको बेदखल कर दिया गया। तो डेट्स वाई दीज काइंड्स ऑफ पर्सन मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। तो ए न्यू सोशल ग्रुप वॉज क्रिएटेड कंसिस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी लेस पीपल। तो इसके बेस के ऊपर एक नया सोशल ग्रुप क्रिएट हुआ जिसके पास कोई पैसा नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई जमीन नहीं थी। हु वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर लिविंग, यानी जबरदस्ती उनको काम करना पड़ा। किस लिए? क्योंकि वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न करना चाहते थे, अपनी आजीविका को चलाना चाहते थे। तो दिस शेयर्ड लोकेशन विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस मेक्स वर्कर्स इनटू ए क्लास। तो ये जो लोकेशन थी, ये जो स्थिति थी, उससे वर्कर्स की क्या बन गई? एक अपनी एक क्लास बनी जिसको कि क्या नाम दिया गया? वर्किंग क्लास। अब मार्क्स जो था वो जो लीडर ऑफ क्लास स्ट्रगल, इस वर्ग संघर्ष का इसको लीडर माना जाता है। उसका बिलीव था कि जो क्लास स्ट्रगल वाज द मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ चेंजेस इन सोसाइटी, यानी मेन है ये वह क्लास स्ट्रगल, इसी की वजह से सोसाइटी के अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है। अब परिवर्तन किसके थ्रू आएगा? डोमिनेंट क्लास और वर्किंग क्लास के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होगा अपने इंटरेस्ट को लेकर के, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंजेस सोसाइटी के अंदर आएगा। अब मार्क्स एंड एंजल प्रेजेंटेड देयर व्यूज इन ए क्लियर एंड कंसाइज मैनर। तो मार्क्स ने अपनी एक बुक लिखी थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और उस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर उसने अपने विचारों को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में दे दिया कि इट्स ओपनिंग लाइन जो उसने कहा, डिक्लेयर किया कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हेथ्रो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। यानी वर्तमान में जो समाज है, विद्यमान है जो समाज, उसका इतिहास भी क्या रहा है? क्लास स्ट्रगल का रहा है, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो द वर्किंग क्लास लॉस्ट ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इट ऑन और हैड असिस्ट इन द पास्ट। जो वर्किंग क्लास के जो उसके सोर्सेस थे प्रोडक्शन के, जिसके बेस के ऊपर वो अपनी आजीविका कमाता था, लाइवलीहुड अर्न करता था, वो सब उसके ख़त्म हो गए, या जिन चीज़ों के ऊपर उसका अधिकार था वो सारी चीज़ें उसकी ख़त्म हो गई। तो दस इन द कैपिटलिस्ट सोशल सिस्टम वर्कर्स हैड नो चॉइस बट टू सेल देयर लेबर फॉर वेजेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो इस प्रकार ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम जो था उसके अंदर वर्कर्स के पास में अपनी कुछ चॉइस ही नहीं बची, अपनी कुछ पसंद ही नहीं बची थी। उसे अब अपनी लेबर को सेल करना पड़ा, अपनी उसको ज़बरदस्ती मजबूरी के अंदर मजदूरी करनी पड़ी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज दे हैड नथिंग एज, क्योंकि उसके पास में उसके अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था। तो जब कुछ बचा ही नहीं उसके पास में, तो ऑब्वियसली उसको वर्क करना पड़ा, लेबर करनी पड़ी पैसा कमाने के लिए। तो इवन व्हेन टू क्लासेस आर ऑब्जेक्टिवली अपोज्ड टू ईच अदर दे डू नॉट ऑटोमेटिकली एंगेज इन द कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर ये कहता है कि जब दो क्लास के ऑब्जेक्टिव एक दूसरे को अपोज करते हैं तो इसके अंदर एकदम से कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हो जाता, क्योंकि दोनों क्लास के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स है, अपने अपने इंटरेस्ट है। तो उस बेसिस के ऊपर कोई कहे कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, तो एकदम से कोई कॉन्फ्लिक्ट अपने आप क्रिएट नहीं हो जाता। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के लिए क्या चाहिए? फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू ऑकर इट इज नेसेसरी फॉर देम टू बिकम सब्जेक्टिवली कॉन्शियस ऑफ देयर क्लास इंटरेस्ट। यानी आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए आपको सचेत होना पड़ेगा। एंड देयरफॉर आल्सो ऑफ देयर राइवल्स इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटीज, और अपनी पहचान को तो पहचानना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में दूसरे जो राइवल रहे, जो आपके विरोधी हैं, उनके इंटरेस्ट को भी
आपको पहचानना पड़ेगा। तो तभी आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा या फिर क्लास स्ट्रगल क्रिएट होगा। तो क्लास कॉन्शियसनेस इज डेवलप्ड थ्रू पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। अब ये जो क्लास कॉन्शियसनेस यानी सिंपल वर्ड से बोले वर्ग चेतना, यानी वो लोग जो कॉन्शियस हुए हैं अपने इंटरेस्ट को लेकर के, वो किसके थ्रू हुआ है? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। राजनीतिक रूप से उनको गोलबंदी की गई, उनको एक किया गया। वेयर क्लास कॉन्फ्लिक्ट ऑकर, जिसके बेस के ऊपर क्या हुआ? क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी विरोधाभास क्रिएट हुआ। तो सच कॉन्फ्लिक्ट कैन लेड टू द ओवरथ्रो ऑफ ए डोमिनेंट और रूलिंग क्लास और coalition of class by the previously dominated और subordinate class. This is called a revolution. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके अंदर डोमिनेंट क्लास या रूलिंग क्लास को क्या किया गया? इस कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू उखाड़ फेंका गया। किसको उखाड़ा? यानी जो शासक वर्ग है और एक था आपका शोषित वर्ग। तो शोषित वर्ग ने शासक वर्ग को अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए उनको हटाया। तो ये जो प्रोसेस था जिसके अंदर के शासक वर्ग को हटाया गया, उस प्रोसेस का क्या नाम दिया गया है? रिवॉल्यूशन, क्रांति का नाम उसको दिया गया है। तो इन द मार्क्स थ्योरी के अंदर ये बता रहे हैं, मार्क्स के विचार के इकोनॉमिक प्रोसेस क्रिएटेड कॉन्ट्रडिक्शन विच इन टर्न जनरेटेड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। यानी जो इकोनॉमिक प्रोसेस है उसके अंदर विरोधाभास होता है, यानी दोनों ही अपने अपने इंटरेस्ट को सेव करना चाहते हैं। तो उसी की वजह से क्या होता है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, वर्ग संघर्ष क्रिएट होता है। तो इकोनॉमिक प्रोसेस डिड नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू रिवॉल्यूशन। अब अपन ये कि भाई इकोनॉमिक प्रोसेस के ऊपर ही रिवॉल्यूशन क्रिएट हो गई, तो ये नहीं होता। अकेले इकोनॉमिक प्रोसेस के ऊपर रिवॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो सकती। Social and political process were also needed to bring about a total transformation society। यानी अगर हम सोसाइटी के अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो उसके लिए सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेस की भी जरूरत होती है, क्योंकि बिना सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेस के आप सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते। तो अकेले इकोनॉमिक प्रोसेस के बेस के ऊपर रिवॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो सकता। उसके लिए जरूरी है कि सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेस की भी आवश्यकता जरूरी है, तभी हम सोसाइटी को बदल सकते हैं। तो दिस डोमिनेंट आइडियोलॉजी और वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड, तो ये जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी थी या संसार को देखने का जो नजरिया था, टेंड्स टू जस्टिफाई द डोमिनेशन ऑफ द रूलिंग क्लास एंड द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। तो ये जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को ये लोग जो डोमिनेंट क्लास यानी शासक वर्ग था वो बिल्कुल सही ठहराता था कि भाई ये जो सिस्टम चला हुआ आ रहा है बिल्कुल सोसाइटी का बिल्कुल सिस्टम सही है। जैसा कि इसने एग्जाम्पल दिया कि डोमिनेंट आइडियोलॉजी में एनकरेज पुअर पीपल टू बिलीव दैट दे आर पुअर नॉट बिकॉज दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच बट बिकॉज ऑफ फैट और बिकॉज ऑफ बैड डीड्स इन ए प्रीवियस लाइफ एंड सो ऑन। इसलिए एग्जाम्पल दिया कि जो डोमिनेंट क्लास है वो जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है उसको बिल्कुल सही ठहराता है। किस बेसिस के ऊपर ये कहता है कि जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है वो पुअर पीपल को एनकरेज करती है टू बिलीव दैट दे आर, कि भाई वो गरीब है। तो वो गरीब क्यों है? इसलिए गरीब नहीं है कि हम आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी शासक वर्ग जो है वो वर्किंग क्लास को शोषण कर रहा है, इसलिए वो गरीब नहीं है। बल्कि क्यों गरीब है? क्योंकि उनके भाग्य में ये लिखा हुआ है, या आपने पूर्व जन्म में कोई ऐसे काम किए जिसकी वजह से आपको ये दशा देखनी पड़ रही है। तो इस टाइप की बातें उनके सामने ला करके वो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को बिल्कुल सही ठहराने का, उचित ठहराने का प्रयास करते हैं। तो जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी आर नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, हमेशा सक्सेसफुल भी नहीं होती है डोमिनेंट आइडियोलॉजी, यानी आप हमेशा शोषण करते रहे। एंड दे कैन आल्सो बी चैलेंज्ड बाय अल्टरनेटिव वर्ल्ड व्यूज और राइवल आइडियोलॉजी। तो जो विरोधी चुनौतियां हैं उनका भी, विरोधियों से भी इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्या कहता है मार्क्स कि इकोनॉमिक प्रोसेस जनरली टेंड टू जनरेट क्लास कॉन्फ्लिक्ट, यानी इकोनॉमिक प्रोसेस से क्या क्रिएट होता है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। और तो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल सोशल कंडीशन। अब यानी इकोनॉमिक प्रोसेस से जो मैंने पहले कहा कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट होगा, लेकिन इसके लिए जरूरत किसकी है? सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन की भी जरूरत होती है। तो इन द गिवन फेवरेबल कंडीशन और कंडीशन क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्यूमिनेट इन द रिवॉल्यूशन। और जब फेवरेबल कंडीशन बनती है
तो क्लास स्ट्रगल किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑटोमेटिकली रिवॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एमाइल दुर्खिम। तो दुर्खिम का क्या व्यूज है? एमाइल दुर्खिम में बी कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी का संस्थापक माना जाता है दुर्खिम को। ही वॉज द फर्स्ट टू बिकम ए प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी इन पेरिस इन 1913 के अंदर। ये पेरिस के अंदर प्रोफेसर थे सोशियोलॉजी के। दुर्खिम वॉज सेंट टू रैबिनिकल स्कूल, एक जैविश स्कूल के अंदर उनको भेज दिया गया। उनकी जीवनी के बारे में बता रहा है, अर्ली एजुकेशन लेने के लिए। उसके बाद में ही एंटर्ड द एकोल नॉर्मल सुप्रियर इन 1876, वहाँ पर वो एंटर हुए। ही ब्रॉक विद हिज रिलीजियस ओरिएंटेशन एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन एग्नोस्टिक, यानी इसलिए जो भी इसके धर्म संबंधी जो बंधन थे उन सबसे उसने अपना नाता तोड़ लिया और अपने आप को इन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं तो नास्तिक हूं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। हिज मॉरल अपब्रिंगिंग हैड एन एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस ऑन हिज सोशियोलॉजिकल थिंकिंग। जो उनकी नैतिक संहिताएं थी, यानी जो मॉरलिटी थी, उसका प्रभाव सोशियोलॉजिकल थिंकिंग के ऊपर भी पड़ा है। क्योंकि जो रिलीजियस फैमिली से आते थे तो उनके रिलीजियस फैमिली का जो उन्होंने मॉरलिटी सीखी थी वहाँ से उसका इम्पैक्ट सोशियोलॉजिकल थिंकिंग पर भी आया। द मॉरल कोड्स वर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। तो जो ये मॉरल कोड्स थे वो उस सोसाइटी की विशिष्टता को बताते थे और डिटरमाइन द बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ इंडिविजुअल, और व्यक्ति का जो आचरण था उसके बारे में भी एक्सप्लेन करते थे। तो जैसा कि मैंने कहा, कमिंग फ्रॉम ए रिलीजियस फैमिली से आते थे। तो दुर्खिम चेरिश्ड द आइडिया ऑफ डेवलपिंग ए सेक्युलर अंडरस्टैंडिंग रिलीजन। तो दुर्खिम ने अपने विचार किसके अंदर रखे? वो स्टडी करना चाहते थे सेक्युलर अंडरस्टैंडिंग की, रिलीजन की। तो और उनकी ये इच्छा को पूरा भी कर गए जब जो उनकी लास्ट बुक थी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, उसके अंदर उन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरा भी कर दिया था। फॉर दुर्खिम के हिसाब से कहता है कि द सोशल क्लास वाज टू बी फाउंड इन द कोड्स ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स बाय कलेक्टिव एग्रीमेंट। यानी सोशल क्लास किसके बनी है? कोड्स ऑफ कंडक्ट, यानी हर सोसाइटी के अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं और सोसाइटी के लोग उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, इम्पोज्ड ऑन। तो कोड्स ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स बाय कलेक्टिव एग्रीमेंट, यानी सोसाइटी के सारे लोग मिलकर के जो लोगों ने अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं वो रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी के दूसरे लोगों के ऊपर एक तरह से इम्पोज कर दिए जाते हैं, थोप दिए जाते हैं। तो इट वाज एविडेंट इन प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे लाइफ, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर देखते हैं वो लोग। तो मॉरल फैक्ट्स आर फिनोमिना लाइक अदर्स। तो ये मॉरल फैक्ट्स हैं, वो भी दूसरों की तरह होते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या है? रूल्स ऑफ एक्शन रिकॉग्नाइजेबल बाय सर्टेन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी खुद के काम करने के लिए रूल्स रहते हैं, रेगुलेशन रहते हैं, जिसके कि अंदर उनके खुद के फीचर्स हैं, उनकी खुद की विशेषताएं हैं। इट मस्ट देन बी पॉसिबल टू ऑब्जर्व देम। तो ये है यहाँ पर इसको, ये जो रूल्स रेगुलेशन इनको ऑब्जर्व भी किया जा सकता है, डिस्क्राइब भी किया जा सकता है, उसके बेस के ऊपर लोगों को क्लासीफाई भी किया जा सकता है, और इन सारी चीज़ों को करने के लिए जो लॉ बनाए गए हैं उन लॉ को एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। तो द मॉरलिटी अप्रोप्रिएट फॉर वन सोसाइटी वाज इनअप्रोप्रिएट फॉर द अदर। अब हर समाज के अपने अपने नियम है, तो जो सामाजिकता को मानेगा उसी को उस समाज के हिसाब से मॉरलिटी का नाम दे दिया गया। तो यहां पर ये कह रहा है कि जो मॉरलिटी है वो एक सोसाइटी की दूसरी सोसाइटी से अलग हो सकती है। यानी एक सोसाइटी के अंदर तो वो चीज़ सही है, वही चीज़ दूसरी सोसाइटी के अंदर उसको गलत भी मान लिया जा सकता है। आज जस्ट लाइक जैसे कि कोई ब्राह्मणिज्म है तो वहाँ पर है जो क्या बोलते हैं नॉनवेज एक गलत माना जाता है, लेकिन वहीं पर अगर दूसरे ग्रुप के अंदर है क्षत्रिय वगैरह में वहाँ पर नॉनवेज एक कॉमन सी चीज़ मानी जाती है। तो यानी एक चीज़ जो एक सोसाइटी के लिए उपयुक्त है वो वही चीज़ दूसरी सोसाइटी के लिए अनुपयुक्त भी हो सकती है।
तो सो फॉर दुर्खेम द प्रिवेलिंग सोशल कंडीशन कुड बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द मॉरल कोड्स। तो दुर्खेम बताता है कि जो सोशल कंडीशन है ये जो चली आ रही है समाज के अंदर, उसके बेस के ऊपर ही मॉरल कोड्स की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। वही मॉरल कोड्स उसके बेस के ऊपर डेवलप होते हैं, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि मॉरल कोड्स के बेस के ऊपर समाज आगे बढ़ता है। तो दिस मेड सोशियोलॉजी अकीन टू द नेचुरल साइंस। तो इसी ने ही सोशियोलॉजी को बिल्कुल एक तरह से नेचुरल साइंस के बिल्कुल पास ला दिया। एंड वाज इन कीपिंग विद हिज लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग सोशियोलॉजी एज ए रिगरस साइंटिफिक डिसिप्लिन। और एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के हिसाब से सोशियोलॉजी का स्टडी किया गया। तो दुर्खेम्स विजन ऑफ सोशियोलॉजी, तो दुर्खेम का सोशियोलॉजी को लेकर क्या विजन था? तो दुर्खेम विजन ऑफ सोशियोलॉजी एज ए न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन वाज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय टू डिफाइनिंग फीचर्स। तो दुर्खेम के अनुसार समाजशास्त्र में वैज्ञानिक संकाय के रूप में, साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में अगर हम इसको एस्टैब्लिश करें तो इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आती है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी जो सोशियोलॉजी के अंदर किस मैटर की हम स्टडी कर रहे हैं, और सेकंड द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स, यानी जो सामाजिक तथ्य हैं वो क्या हैं उनके बारे में। तो सोशियोलॉजी कंसर्न इटसेल्फ एक्सक्लूसिवली व्हाट ही कॉल्ड द इमर्जेंट लेवल। तो समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी अपने आप में एक अन्य दूसरे रूपों से भी संबंधित था, और उसने उसको क्या नाम दिया, इमर्जेंट लेवल, यानी उद्गामी स्तर। सिंपल वर्ड्स में समझे, इमर्ज कर रहा है, इस लेवल को इमर्ज करने वाला। दैट इज द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ वेयर सोशल फिनोमेना कैन इमर्ज। यानी वो क्या था जिसमें यानी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी सोसाइटी के अंदर, जहां पर कि सोशल फिनोमेना अलग अलग तरीके से इमर्ज हो रहे हैं। दीज फिनोमेना आर सोशल इंस्टीट्यूशन। अब ये जो फिनोमेना सामाजिक तथ्य हैं क्या हो सकते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका रिलीजन या फिर फैमिली, सोशल वैल्यूज जैसे कि आपकी फ्रेंडशिप है, पैट्रियोटिज्म है, ये सारी चीजें इमर्ज हो सकती हैं। तो सोशल एंटिटीज लाइक टीम्स, पॉलिटिकल पार्टी, स्ट्रीट गैंग्स, रिलीजियस कम्युनिटीज, nations and so on belong to a different level of reality than the level of individuals। तो जो यहाँ पर कह रहा है कि जो सामाजिक पहचान जैसे कि टीम है, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है, स्ट्रीट गैंग्स हैं, रिलीजियस गैंग्स हैं, या फिर है जो क्या बोलते हैं अपने दूसरी जो चीज़ें हैं, उसके अंदर नेशन है, सो बिलोंग, जो कि अलग अलग लेवल के ऊपर बिलोंग करते हैं ऑफ रियलिटी, जो उसकी वास्तविकता को यानी इंडिविजुअल पर्सन की वास्तविकता को शो करते हैं। तो इट इज दिस इमर्जेंट लेवल दैट सोशियोलॉजी स्टडी, यानी ये सारी चीजें किस लेवल के ऊपर इमर्ज हुई हैं, उसी चीज की सोशियोलॉजी के अंदर हमारे स्टडी की जाती है। जो सेकंड फीचर था दुर्खेम का विजन ऑफ सोशियोलॉजी, वो मोस्ट ऑफ द नेचुरल साइंस से रिलेटेड था। तो इट वाज टू बी एन एम्पेरिकल डिसिप्लिन। तो ये क्या था, एम्पेरिकल डिसिप्लिन था, यानी इसको अनुभव किया जा सकता था। यानी उसके हिसाब से ये इस तरह से होना चाहिए जिसको कि अनुभविक विषय होना चाहिए, जिसको कि अनुभव किया जाए, फील किया जाए। तो वन ऑफ द दुर्खेम्स मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन हिज डेमोन्स्ट्रेशन दैट सोशियोलॉजी ए डिसिप्लिन दैट डील विद एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज लाइक सोशल फैक्ट्स कुड नेवरथलेस बी ए साइंस फाउंडेड ऑन ऑब्जर्वेबल, एम्पेरिकल, वेरीफाइबल एंड एविडेंस। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सामाजिक सूचनाएं हैं वो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी इस डेमोन्स्ट्रेशन की सोशियोलॉजी की, ए डिसिप्लिन दैट डील विद एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, यानी जिन चीज़ों को केवल आप फील कर सकते हैं, अमूर्त रूप होती हैं ये, जैसे कि जो सोशल फैक्ट्स हैं, कुड नेवरथलेस बी ए साइंस फाउंड ऑन ऑब्जर्वेबल। तो उसको यद्यपि उसको फाउंड नहीं किया जा सकता, केवल उसको क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। और एम्पेरिकल वेरिएबल एविडेंस, जो कि अलग अलग तरीके से उसको एज ए डिफाइन भी किया जा सकता है। तो सोशल फैक्ट्स आर लाइक थिंग्स,
तो इसमें सामाजिक तथ्य है, एक जैसी चीजें, दे आर एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल, यानी क्या है, एक्सटर्नल, बाह्य रूप है, बट कंसंट्रेट देयर बिहेवियर, लेकिन ये जो बिहेवियर है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको कंस्ट्रेंट करती है। इंस्टीट्यूशन लाइक जैसे लॉ है, एजुकेशन है, रिलीजन है, कॉन्स्टिट्यूट सोशल फैक्ट्स, इसके अंदर यानी वो इंस्टीट्यूशन के अंदर जैसे लॉ है, एजुकेशन, रिलीजन है, इसके अंदर सोशल फैक्ट्स शामिल होते हैं, या ये सोशल फैक्ट्स है जिसके ऊपर सोसाइटी इमर्ज होती है। तो सोशल फैक्ट्स आर कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन विच इमर्ज फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ पीपल। तो सोशल फैक्ट क्या है, एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, लोग आपस में मिलते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं और आपस में मिलकर के वो उस तथ्यों का निर्माण करते हैं। तो दे आर नॉट पर्टिकुलर टू ए पर्सन, यानी इसके अंदर कोई पर्टिकुलर एक पर्सन का रोल नहीं होता है, बट ऑफ ए जनरल नेचर, यानी सोसाइटी का पूरा नेचर उसके अंदर बताया जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी बिल्कुल एक इंडिविजुअल से अलग। तो एट्रीब्यूट्स लाइक बिलीव्स, फीलिंग और कलेक्टिव प्रैक्टिसेस आर इट्स एग्जाम्पल। तो इसके ये एग्जाम्पल। अब आता है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो जो फर्स्ट बुक थी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, दुर्खिम ने लिखा। तो दुर्खिम बताता है कि हिज मेथड ऑफ एनालाइज टू एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम द प्रिमिटिव टू मॉडर्न, यानी इस बुक के अंदर उसने जो मानव था वो प्रिमिटिव से लेकर के मॉडर्न लाइफ तक कैसे डेवलप किया उसने अपने आप को, वो एक्सप्लेन उसने अपनी इस बुक के अंदर किया था। तो उसने सोसाइटी को क्लासिफाई किया बाय द नेचर ऑफ सोशल सॉलिडरिटी विच एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी, यानी सोशल सॉलिडरिटी की प्रकृति के बेस के बाद जिसके जो कि सोसाइटी के अंदर विद्यमान रहती है। तो उसने तर्क दिया कि वाइल ए प्रिमिटिव सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल सॉलिडरिटी, मॉडर्न सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो सोसाइटी है एक तरह से उसने उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, एक तो मैकेनिकल सॉलिडरिटी के बेस के ऊपर और दूसरा ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी के बेस के ऊपर। तो यहाँ पर ये कह रहा है जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी वो मैकेनिकल सॉलिडरिटी के ऊपर बेस्ड थी, जबकि मॉडर्न सोसाइटी जो है ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी के ऊपर बेस्ड है। जो मैकेनिकल सॉलिडरिटी इज फाउंड ऑन द सिमिलरिटी ऑफ इट्स इंडिविजुअल, यानी मैकेनिकल सॉलिडरिटी के अंदर जो पर्सन है उनके बीच में एक रूपता पाई जाती है, एंड इज फाउंड इन सोसाइटी विद स्मॉल पॉपुलेशन, और ये किन सोसाइटी में मिलेगा जहां पर कि पॉपुलेशन कम होती है, उन सोसाइटी के अंदर मैकेनिकल सॉलिडरिटी को लिया जाता है। तो इट टिपिकली इन्वॉल्व ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप्स। तो इसके अंदर है जो क्या बोलते हैं, जो अलग अलग सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप्स के लोग बड़ी मुश्किल से इन्वॉल्व हो पाता है, वेयर ईच पर्सन विद इन ए पर्टिकुलर ग्रुप इज एंगेज्ड इन ए सिमिलर एक्टिविटीज और फंक्शन, और हर एक पर्सन एक जैसा काम करने के अंदर एंगेज सोसाइटी के अंदर रहता है। जबकि मैकेनिकल सॉलिडरिटी बेस्ड सोसाइटी हैव रिप्रेसिव लॉ डिजाइन टू प्रिवेंट डेविएशन फ्रॉम कम्युनिटी नॉर्म्स, और मैकेनिकल सॉलिडरिटी के अंदर जो लॉ बनाए जाते हैं वो एक तरह से दमनकारी होते हैं, डिजाइन टू प्रिवेंट डेविएशन फ्रॉम कम्युनिटी नॉर्म्स, यानी उसके अंदर जो लॉ बन रहा है मैकेनिकल सॉलिडरिटी के अंदर, उसके अंदर समाज के बनाए हुए नियमों को आप उल्लंघन नहीं कर सकते, आपको उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। तो दिस वॉज बिकॉज, ऐसा क्यों है, द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी वर सो टाइटली इंटीग्रेटेड दैट इट वॉज फियर दैट एनी वायोलेशन ऑफ कोड्स ऑफ कंडक्ट कुड रिजल्ट इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि उनका ये मानना था कि कम्युनिटी जो है इससे आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे लोग, अगर कोई इन नॉर्म्स का, इन रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन करता है, कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है और उसको छूट दे दी जाएगी तो उससे सोसाइटी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, यानी सोसाइटी को इंटीग्रेट करने के लिए जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना जरूरी है, और जबरदस्ती लोगों से उसको फॉलो करवाया जाता है। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी के अंदर जो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर डेवलप होती है एंड इज बेस्ड ऑन द हेट्रोजेनिटी ऑफ इट्स मेंबर, यानी इसके अंदर जो इसके मेंबर हैं उसके अंदर हेट्रोजेनिटी पाई जाती है। हेट्रोजेनिटी का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अलग अलग काम करने वाले लोग उस सोसाइटी के अंदर रहते हैं। इंटरडिपेंडेंस इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, यानी आपस में लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहेंगे, क्यों कोई पर्सन क्या काम कर रहा है, कोई पर्सन क्या काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे से आपस के अंदर इंटरडिपेंडेंट है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो इट सेलिब्रेट्स इंडिविजुअल एंड अलाउ फॉर देयर नीड टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इसके बेस के ऊपर क्या है,
सेलिब्रेट इंडिविजुअल्स एंड अलाउ फॉर देयर नीड, यानी लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एंड रिकॉग्नाइज देयर मल्टीपल रोल्स एंड ऑर्गेनिक टाइज, और एक पर्सन के एक से ज़्यादा रोल होते हैं सोसाइटी के अंदर। द लॉज ऑफ मॉडर्न सोसाइटी आर रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर रेदर देन रिप्रेसिव। अब यानी जो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन बनते हैं वो एक तरह से अपन क्या करें भाई, आपकी गलती सुधारने का आपको मौका दिया जाएगा, गलती सुधारने का तरीका है वहां पर, ना कि दमनकारी है। बिल्कुल एक तरह से सिंपल बोले कि क्षतिपूरक है ये, ना कि दमनकारी रूल होते हैं। दिस मीन्स दैट इन मॉडर्न societies the law aims to repair or correct the wrong that is being done by a criminal act, यानी आपने अगर कोई गलत काम किया है तो उसको आप सुधार सकते हैं। तो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी के अंदर इस टाइप के रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो इन प्रिमिटिव सोसाइटी द लॉ सॉट टू पनिश रॉन्ग डोर्स एंड एनफोर्स ए सॉर्ट ऑफ कलेक्टिव रिवेंज फॉर देयर एक्ट, यानी अगर आप कुछ, जो प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करें, अगर आप कुछ गलत काम करेंगे तो आपको जो एक तरह से पनिश किया जाएगा। तो पनिशमेंट क्या था कि जो कलेक्टिव लोग पीपल्स थे, एक तरह से उनका प्रतिशोध है कि आपने गलत काम किया तो उनको आप लोगों ने गुस्सा किया तो उन्होंने आपको दंडित किया है। तो जबकि मॉडर्न सोसाइटी के अंदर द इंडिविजुअल्स वाज गिवन सम ऑटोनॉमी, यानी इंडिविजुअल को एक तरह से स्वायत्ता दे दी जाती है। वेयर इज इन प्रिमिटिव सोसाइटी दैट इंडिविजुअल्स वाज टोटली सबमर्ज्ड इन द कलेक्टिविटी, जबकि प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर जो पर्सन है उसको सामूहिकता के रूप के अंदर ही बंधे रहना पड़ेगा, यानी जो सोसाइटी कहेगी, जो समाज कहेगा, उसको उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, तो हर एक पर्सन की अपनी अपनी आइडेंटिटी है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट पे। दिस इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू इमर्ज फ्रॉम द शैडो ऑफ द कम्युनिटी एंड एस्टैब्लिश देयर डिस्टिंक्ट identity in terms of the functions they perform and the roles they play। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि जो इंडिविजुअल्स है किसके अंदर डेवलप होगा, समाज की छत्र छाया के अंदर ही डेवलप होगा, और एंड एस्टैब्लिश देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन द टर्म्स ऑफ द फंक्शन, यानी जो काम कर रहा है काम के बेस के ऊपर उसकी अलग अलग आइडेंटिटी बनेगी, उसका रोल्स जो है उसको दिया गया वो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, उसको वो रोल्स प्ले करना पड़ेगा। तो impersonal rules and regulation are required to govern social relation in such society because personalized relation can no longer be maintained in a large population। तो जो इम्पर्सनल रूल है, अव्यक्तिक रूल रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं, ज़रूरत होती है रिक्वायर्ड टू, यानी सोशल रिलेशन को गवर्न करने के लिए उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार की सोसाइटी के अंदर इसकी ज़रूरत होती है बिकॉज पर्सनलाइज्ड रिलेशन कैन डू नो लॉन्गर बी मेंटेन, यानी आपका पर्सनल रिलेशन क्या है उनको लंबे समय तक मेंटेन नहीं किया जा सकता इन ए लार्ज पॉपुलेशन ग्रुप के अंदर। वहाँ पर आपको सोसाइटी के साथ मिलकर के चलना पड़ता है क्योंकि सबके अलग अलग रूल्स हैं। तो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी प्रोवाइड्स ए गुड प्रीव्यू ऑफ दुर्खिम्स एंडोरिंग कंसर्न। तो ये जो चीज़ जो उसका विजन था सोसाइटी का, वो उसको अपने आप में एक एंडोरिंग कंसर्न के रूप में, अन्य रूपों के रूप में भी इसको देखता है। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या था दुर्खिम का? हिज ऑब्जेक्टिव एंड सेक्युलर एनालिसिस ऑफ द सोशल टाइज विच अंडरलाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी लेड टू द फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी, यानी जो अलग अलग सोसाइटी है उसी के बेस के ऊपर सोशियोलॉजी फाउंड हुई है एज द न्यू साइंस ऑफ सोसाइटी, जिसको कि समाज का एक नया विज्ञान का नाम दिया गया है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम दुर्खिम का हमारा हो गया, कार्ल मार्क्स हो चुका, अब हम वेबर और अदर्स जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।